नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाएगा। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी है। दिल्ली में लाल किले के अंदर और बाहर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चाहे कोरोना से बचाव की बात हो या अन्य सुरक्षा कारणों से लाल किला परिसर पर सख्त पहरा बना हुआ है। इस बार भी कोरोना के कारण स्वतंत्रता दिवस पर नियमों का पूरे तरीके से पालन होगा। लाल किला परिसर में कोरोना से बचाव के लिए लाल किले में मौजूद सभी स्टाफ के लिए 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया गया था। लाल किले की प्राचीर पर ही प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पीएम के नजदीक सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों और अन्य स्टाफ की 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले कोरोना जांच भी कराई जाएगी। वहीं जिनका टीकाकरण नहीं हो सका है उनका टीकाकरण भी करवाया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी सीमित कुर्सियां लगाई गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आसपास बैठने वाले सभी नेताओं की कुर्सियां 2 गज की दूरी का पालन करते हुए लगाई जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस पर एनसीसी कैडेट्स के छात्रों को बुलाया जाएगा, हालांकि इनकी संख्या भी सीमित रहेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हैं लाल किले पर? जिस तरीके से इस बार 15 अगस्त को मात्र ही कुछ दिन अवशेष रह गए हैं, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी दिक्कत ना आ सके, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछली बार भी इसी तरीके से लाल किले से भाषण किया था, यहाँ तक कि झंडा फहराया गया था और वो भी हर तरीके से सुरक्षा के अंदर रखा गया था। मगर आपकी बात करें तो इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बनाई जा चुकी है। यहाँ तक कि जो भी सुरक्षा कर्मी होंगे उनके भी कोविड के टेस्ट होंगे, यहाँ तक कि उसके दोनों टीकाकरण होंगे। अगर किसी को भी कोई सिम्टम होता है तो कहीं ना कहीं वहां से हटा दिया जाएगा। मगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठने वाले नेता होंगे उनको भी 2 गज की दूरी पर बिठाया जाएगा और हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कोरोना के नियमों का पालन हो सके और सुरक्षा व्यवस्था दोनों बनी रहेगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किस तरीके से जो वहां पर कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी भी जानकारी क्या कुछ है राजीव? क्योंकि देखिए, हर बार लोगों को भी बुलाया जाता है, हालांकि इस बार कुर्सियां जो हैं वो सीमित रहेगी, लेकिन कैडेट्स को और जो झांकियां वहां पर निकलती है उनके लिए इस बार क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लाल किले की बात करें तो लाल किले के अंदर जितने भी नेता होंगे वो उनको 2 गज की दूरी में बिठाया जाएगा। सुरक्षा कर्मी जितने होंगे उनके यानी 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले ही उनकी हर तरीके से चेकिंग होगी, कोविड के नियमों का पालन कराया जाएगा। अगर किसी को सिम्टम है तो उसका इलाज भी कराया जाएगा। मगर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बनाई गई है। और यहाँ तक की बात करें एनसीसी के छात्रों की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो नियम होंगे उनके दायरे के अंदर रहेंगे। एनसीसी के छात्रों को ही यहाँ पर लगाया गया है, मगर सीमित समय के लिए, यानी कि कुछ ही छात्र होंगे जो नियमों का पालन करेंगे और जो झांकियां होंगी वो भी देखी जाएगी। मगर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से कोशिश की जा रही है 15 अगस्त पे किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। और दूसरा, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है वो लाल किले को अपनी छावनी के तौर पर बदल चुके हैं। हर तरीके से एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा चुकी है, कोरोना के नियमों के हिसाब से भी और सुरक्षा के नियमों के हिसाब से भी। जी राजीव, लाल किला बहुत समय पहले ही आम जनता के लिए तो बंद कर ही दिया गया था और आपने बताया कि छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन हर साल जो देखा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी गतिविधियां भी रहती है और इस बार तो दिल्ली में और जम्मू में हाई अलर्ट पर भी सेना को रखा गया है। फिलहाल उसके लिए सरकार के क्या कुछ, सेना की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि ड्रोन अटैक हो सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसी अलर्ट रखा गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सुरक्षा की तो बिल्कुल सुरक्षा के लिए, जैसे जम्मू की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन की मदद से कहीं ना कहीं आतंकी हमले भी होने की आशंका जताई गई थी और वही चीज दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली है। और दिल्ली के अंदर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा चुकी है। यहाँ तक कि खुद कह सकते हर तरीके से सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है किसी भी अप्रिय घटना को ना घटने दिया जाए। ठीक है राजीव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और देश इस बार अपनी 74वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रहा है, उसको लेकर फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी पर जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से मैं जानना चाह रही थी आपसे कि फिलहाल जो अटैक का अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां फिलहाल? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें 74वें गणतंत्र दिवस की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जरूर की गई है। लाल किले के आसपास जितनी भी ऊंची इमारतें हैं वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और लगातार उनको ये ऑर्डर भी दिए गए हैं कि अगर ड्रोन जैसी चीज या कोई वस्तु उड़ती हुई दिखती है जिसके ऊपर संदेह होता है तो उसको गोली मारकर गिराया भी जा सकता है। और यहाँ तक कि डीसीपी के अधिकारी के द्वारा ही उनको ऑर्डर मिल चुके हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मगर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो हर तरीके से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को ना घटने दिया जाए। अगर अप्रिय घटना घटती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि 26 जनवरी जो हिंसा थी वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए शर्मसार थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी शर्मसार घटना थी। मगर उसके मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर तक किसान भी बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसके द्वारा कोई हिंसा भी हुई थी, वो भी एक सवालिया निशान है। मगर जिस तरीके से जम्मू की बात करें तो जहां पर ड्रोन की मदद से कहीं ना कहीं आतंकी हमला वो भी हो सकता है, ये भी आशंका मिल चुकी है और दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट कर बिल्कुल घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस लगातार हर रास्ते पर चेकिंग कर रही है और यहाँ तक कि लाल किले के आसपास जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उन पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी किसी भी अप्रिय घटना को ना घटने दिया जाए। जी इस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो कर ही ली गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कैंप भी वहां पर लगाया गया है और जो लोग वहां पर शामिल होने वाले हैं उनको पहले से ही वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि कोरोना के भी किसी तरीके से फैलने की जो आशंकाएं बताई जा रही हैं वो ना हो सके। किस तरीके की फिलहाल तैयारियां और क्या कुछ वैक्सीनेशन कैंप को लेकर जानकारी? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से लाल किले के अंदर लगातार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे वो सुरक्षा वैसी जवानों की हो या फिर कहे कोरोना के लिए नियमों का पालन हो, वो दोनों तरफ से किया जा रहा है। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर 2 दिन का कैंप लगाया गया है जिसके अंदर जितने भी सुरक्षा कर्मी होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, एनसीसी के हों या फिर और अधिकारी हों, उनको सबका कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। दोनों टीके दिए जा रहे हैं, यानी कि दोनों डोज दिए जा रही है। अगर किसी की एक डोज रहती है उसको दूसरी डोज दी जाएगी, मगर जब तक नियमों का पालन नहीं होगा उसको वहां से नहीं रखा जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से 15 अगस्त के ठीक 2 दिन पहले भी नियमों का पालन करवाया जाएगा और यहाँ तक कि हर तरीके से फीवर चेक किया जाएगा, मास्क का चेकिंग की जाएगी, सैनिटाइजर का चेकिंग की जाएगी। और अगर किसी नेता के या फिर किसी के अधिकारी का टीकाकरण रुका हुआ है या फिर नहीं हो पाया पूरा, उसको भी पूरा किया जाएगा। मगर नियमों का पालन जरूर किया जाएगा। कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन हर तरीके से किया जाएगा, चाहे वो नेता हो या सुरक्षाकर्मी हो या फिर अधिकारी हो। जी लाल किले को सजाने के लिए फिलहाल किस तरीके से शुरुआत कर दी गई है राजीव? क्योंकि देखिए 74वीं वर्षगांठ देश अपनी मना रहा है और इस बार भी काफी ज्यादा जो स्थितियां हैं वो चाहे कोरोना की वजह से हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो तैयारियां रहती है वो पहले से ही शुरू हो जाती है और काफी उत्साह भी यहाँ पर देखा जाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लाल किले की, तो लाल किले के आसपास तमाम जो बाजार हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात है और हर तरीके से लाल किले को सजाया भी जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी रंगाई पुताई भी की जा चुकी है। झंडा कहाँ फहराया जाएगा, कितनी जगह पर सुरक्षा कर्मी होंगे, लाल किले के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उनको पैक कर दिया गया है ताकि नॉर्मल इंसान जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ाई गई है। मगर जो लाल किले के सामने जो चांदनी चौक बाजार लगता है उसके अंदर भी काफी हद तक सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी अपने घटना ना घट सके। बिल्कुल, क्योंकि जो चांदनी चौक का इलाका है वो काफी व्यस्ततम है और वहां पर भी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो कई बार उसका अलर्ट जारी हो चुका है और आपने बताया कि पूरा प्रशासन जो है उसने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर बीजेपी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो पार्टी के बड़े नेताओं के साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। मराठा आरक्षण सहित
महाराष्ट्र में आई आपदा को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए केंद्र को आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लाइव वेबकास्ट में राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की छूट के बिना राज्यों को ओबीसी की ओर से अपनी सूची तैयार करने और आरक्षण प्रदान करने में मदद नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं दिल्ली में जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द कर दिया है और फैसला सुनाया है कि राज्यों को आरक्षण प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को 50% आरक्षण सीमा में ढील के लिए पहल करनी चाहिए। अब केंद्र ने राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दे दिया है तो उसे आरक्षण पर 50% की सीमा में ढील देनी चाहिए। साथ ही इस दौरान उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा जरूर करेंगे। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी किया है। लाइव वेबकास्ट के बीच में उन्होंने ये बयान दिया अपना और कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी चाहिए। आपको बता दें कि 50% मराठा आरक्षण जो दिया जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सीमा हटानी चाहिए और उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ऐसा जरूर करेंगे। मराठा आरक्षण जो लगातार विवाद का केंद्र बना हुआ है और कई बार इस पर विवाद भी छिड़ा है, लगातार ये मुद्दा उठ रहा है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि मराठा आरक्षण राज्य सरकार नहीं दे सकती है, कोई भी राज्य सरकार हो वो आरक्षण नहीं दे सकती है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सदन में भी ये मुद्दा उठा है और 50% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 50% की जो सीमा है उसको हटानी चाहिए ताकि जो लिस्ट है ओबीसी की वो पूर्ण रूप से सही तरीके से तैयार हो सके, क्योंकि अगर 50% की सीमा रही तो पूरे तरीके से मदद नहीं मिलेगी सरकार को आरक्षण प्रदान करने में। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल मराठा आरक्षण जो लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है, लंबे समय से ये मांग उठ रही है और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उसी को लेकर बयान दिया है। पहले तो हो भी नहीं रहा था, अब जब 50% हुआ है तो वो कह रहे हैं कि ये सीमा हटनी चाहिए। क्या कुछ जानकारी? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से टूट पकड़ चुका है। बीजेपी जहां मराठा आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से आक्रामक है, वहीं शिवसेना में मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर अमलबजावनी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से जून महीने में हुई थी तो हमने इस मसले पर चर्चा किया था और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस मामले में गंभीरता लेंगे। बहरहाल इसे राजनीतिक तरीके से जा रहा है क्योंकि आने वाले जो नगर पालिका चुनाव है और हर साल जब चुनाव आते हैं तो उसके 4-6 महीने पहले इस तरीके की गतिविधियां शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुरारी, सरकारों ने अब ये जो लोगों का मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी मुद्दा हो, सरकारों ने मात्र इसको अपना जो चुनावी केंद्र है वो बना लिया है। चुनाव से पहले वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं और अभी देखा हमने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अब चुनावों को देखते हुए एक बार फिर से अब शिवसेना ने और एनसीपी की सरकार ने ये मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है। मुद्दा नहीं कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मराठा आरक्षण मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र नासिक से लाखों की संख्या में लोग आंदोलन किए थे। महाराष्ट्र सरकार उस समय गंभीरता लेते हुए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये अधिकार राज्यों को नहीं है, इसे केंद्र द्वारा जो है कि सलाह लेना होगा और केंद्र की इजाजत पर ही इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। अब ऐसे में उद्धव सरकार चाहती है कि वो सीधा सीधा बीजेपी पर और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कि आरक्षण के सामने खड़ा करने की रणनीति कह सकते हैं तैयार की जा रही है। मुस्कान। और देखिए
मुरारी, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। उस समय किसी के पास भी ऐसा कोई फैसला नहीं था जिससे उनको आरक्षण दिया जा सके, लेकिन अब जिस तरीके से सदन में ये बिल पास हुआ है, अब चाहे 50% के साथ, लेकिन ओबीसी बिल जो पहले नहीं था उनको आरक्षण देने की बात रखी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी शिवसेना एनसीपी का यही लग रहा है कि अगर उन्हें जितना भी मिलता है उनके लिए वो कम है, अगर 50% भी मिला है तो उन्हें वो भी कम लग रहा है। एक समय था जब ये भी आरक्षण नहीं था। देखिए, कहना गलत नहीं होगा, यही वजह है कि चाहे एनसीपी हो या शिवसेना इसे हासिल नहीं कर पा रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए चर्चा की है, न कि कोई पार्टी लेवल से चर्चा की है, उन्होंने इस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है कि 50% का जो है वो गिरावट चाहिए। अब ऐसे में केंद्र सरकार इस तरीके की गंभीरता लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी कई दिग्गज नेता जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो इस मसले पर किस तरीके की चर्चा होती है और केंद्र इस मामले में किस तरीके की गंभीरता लेती है, इसका इंतजार करना होगा। रही है, उसको देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आगे चुनाव है, अब ये जो पूरा मसला है वो राजनीतिक बनता जा रहा है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने ये कर दिया है तो उन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार अब चुनावों में बाजी मारेगी, इसलिए वो इस तरीके की बातें, ये मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन को नियंत्रित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद सख्ती का परिणाम अब सामने आने लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद सख्ती का परिणाम सामने आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग के कारण ही प्रदेश के 9 जिले कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। यहां पर एक भी संक्रमित फिलहाल नहीं मिला है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,15,474 सैंपल की टेस्टिंग की गई थी, जिनमें से 23 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान टेस्टिंग में 60 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिल पाया है, जबकि मात्र 15 जनपदों में इकाई अंक में नए संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 570 है और प्रदेश में अब तक 6,76,91,677 कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है। विगत 24 घंटे में 2,15,474 कोविड सैंपल की जांच की गई है और 23 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी दौरान प्रदेश में 43 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 16,85,449 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रिकवरी दर 98.60% है और इसी के साथ ही बीते 24 घंटे में दैनिक पॉजिटिविटी दर भी 0.01% रही। तो लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने सख्ती दिखाई है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं और आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश अब पूरे तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। आपको बता दें कि जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना से ठीक हुए थे, उसके बाद से ही उन्होंने बैठकों का दौर शुरू किया था और लगातार वो मॉनिटरिंग करते जा रहे थे। कभी टीम 9 के साथ बैठक, कभी तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक, उसके बाद तमाम स्थितियों को सुधारने के लिए बैठक वो कर रहे थे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश होता जा रहा है, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा उन्होंने मॉनिटरिंग की है राज्य की, उसका ही एक बानगी है जो लगातार अब कोरोना की स्थिति जो है वो लगातार सुधरती जा रही है। जी देखिए, अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग की, जब वो कोविड पॉजिटिव हुए थे और 13 दिन आइसोलेशन में थे, उसके बाद जब वो बाहर निकले तब से लेके निरंतर उन्होंने, चाहे वो छोटा जिला हो या बड़ा जिला हो, सभी जिलों में उन्होंने
व्यक्तिगत दौड़ किए। बरसात हो रही थी उस समय, लेकिन उस समय भी सीएम योगी छोटे जिले, बड़े जिले, सभी जिलों में गए। ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का लेवल था उसको देखा, वेंटिलेटर में क्या दिक्कत है उसको देखा, और जहां जहां जो भी दिक्कत थी उसको त्वरित उपलब्ध करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 3T फार्मूला अपनाया, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, हम्म। ये काफी जो है फायदेमंद सिद्ध हुआ उत्तर प्रदेश के लिए। आज जो है 9 जिले करीब करीब कोरोना मुक्त हो चुके हैं, और भी अन्य जिलों में जो स्थिति है बहुत ही जीरो के बराबर है। कई ऐसे जिले हैं जहां 10 से नीचे जो संख्या है वो 10 से नीचे एक्टिव केसों की है। तो ये कुल मिला जुला के एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर जो है सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज कोरोना से धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है। हालांकि तीसरी लहर आनी बाकी है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन और तीसरी अगर हम लहर उत्तर के लिए सरकार की क्या कुछ फिलहाल तैयारियां हैं, और जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग करते आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार टीम 9 से या फिर स्वास्थ्य कर्मियों से तमाम बातें वो करते नजर आए हैं, अब फिलहाल क्या कुछ तैयारियां तीसरी लहर को लेकर, इस पर जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।